हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th मैथ का चित्रा प्रकाशन से और राजलक्ष्मी प्रकाशन से अध्याय 10 के प्रश्नावली 10.2 पे बात करेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। एकदम आपको कोचिंग के जैसे सारे क्वेश्चन का हल बताया जाएगा। जिस प्रकार से आपको कोचिंग में एक एक प्रश्न का हल अच्छे से बताया जाता है, समझा के बताया जाता है, उसी तरह से आपको इस वीडियो में सारा चीज़ बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा कोचिंग पर ना फोकस करके सेल्फ स्टडी पर फोकस करें और इस वीडियो की मदद से अपने प्रश्न को हल करें। तो चलें आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना पैसा फालतू का कोचिंग में मत बर्बाद करें। उस पैसे से कोई आप बढ़िया सा काम करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लीजिए। तो चलें आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है स्टूडेंट, पहले प्रश्न में आपको भरना दिया गया है। तो इसमें से आपको जितने प्रश्न भरने के लिए बोला गया है उसमें आपको एक शब्दों के साथ उसको भरना होगा। तो पहले प्रश्न में आप लोगों से कहा गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी इसमें कहा गया है कि कोई अगर एक वृत्त है और उस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद करेगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर एक वृत्त बनाता हूँ, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका एक कोई वृत्त है। अब इस वृत्त पर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को केवल एक जगह पर काटेगी, ना कि कई जगहों पर काटेगी। जैसे अगर हम इस प्रकार से ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये स्पर्श रेखा केवल वृत्त को एक जगह पर काट सकती है, प्रतिच्छेद करती है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको भर देना है, इसमें लिख देना है केवल एक। तो इसमें आपको यही चीज़ भर देना होगा, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दूसरे पे ध्यान दीजिए। इसमें बोला गया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी कह रहा है कि किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा। तो स्टूडेंट उसको छेदक रेखा कहा जाएगा। जैसे मैं अभी आपको पहले इसमें भर देता हूँ, उसके बाद जो है इसको बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कोई मैं वृत्त बना लेता हूँ और इस वृत्त को कोई जो है एक रेखा प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी, जैसे इस तरह से। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा। जब किसी वृत्त को कोई एक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उस रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ भर देना है। अब उसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे में कहा गया है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं, आपसे यही चीज़ प्रश्न में पूछा गया है। तो एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप भर दीजिएगा दो। कैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर तो आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पर इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है और दूसरी स्पर्श रेखा इस वृत्त पर ये है, तो इस रेखा के समांतर है ये रेखा। इसी प्रकार अगर हम प्रतिच्छेद करते हुए भी खींचें, इस प्रकार खींचें, तब भी अगर स्टूडेंट किसी वृत्त पर दो रेखाएं इस प्रकार से होकर जाएंगे तो वो समांतर ही हो सकती हैं। इसके अलावा और जो है अनेक रेखाएं समांतर। तो आप इस प्रश्न से संतुष्ट होंगे। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, समांतर भी होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए। तो देखिए अगर इस तरह से बात करेंगे तो इस तरह से तो कई हो सकती हैं, लेकिन अगर स्पर्श की बात करेंगे और समांतर की बात करेंगे तो केवल दो ही हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इस प्रश्न पे। इसमें कहा गया है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है। कह रहा है कि वृत्त की उस स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या चीज, स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कैसे, जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका एक कोई वृत्त है, तो अगर इस वृत्त पर कोई एक स्पर्श रेखा होकर जाती है तो यहाँ पर ये जो इसको स्पर्श कर रही है इस बिंदु को उभयनिष्ठ या स्पर्श बिंदु कह सकते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ इसमें कहा गया है तो स्पर्श बिंदु आप कह सकते हैं। जहाँ से होकर जाती है, जहाँ पर काट देती है, छूकर जाती है, उस बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे।
तो यहाँ पर आपको चारों प्रश्न आपके बता दिए गए हैं स्टूडेंट। अब आपके ये भरना वाला प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपने यह प्रश्न तो देख ही लिया है कि किसी वृत्त की स्पर्श, यहाँ पर देखिए कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रश्न का हल यहाँ से आप देखेंगे, तथ्यात्मक रूप से आप क्या कह सकते हैं कि एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे अगर देखा जाए तथ्यात्मक रूप से तो असंख्य तो हो सकता है भाई। देखिए मैं आपको खींच कर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप चाहें तो ऐसा भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं, ऐसे 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 भी खींच सकते हैं। अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रश्न में आपको इसका उत्तर यही लिखना है कि एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं संभव हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, और राइट आंसर में अगर देखा जाए तो केवल आपको यही इतना लिख लेना है। तो इसका आंसर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला प्रश्न आपका है स्टूडेंट, इसमें कहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसका चित्र ही क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप इसका चित्र नहीं बना पाएंगे तो फिर इसका उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग चित्र बना लेते हैं। ठीक है, कैसे आप चित्र बनाएंगे, पहले आप एक वृत्त बनाइए। तो ये हमारा एक वृत्त बन के रेडी हो चुका है, और उसके बाद इसमें कह रहा है इसकी केंद्र वो से, है ना, बाहर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ए है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर कर देता हूँ। और उसके बाद कह रहा है बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी वृत्त जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा भी खींचा जाता है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई स्टूडेंट आपसे बोला गया है कि कितना है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्पर्श रेखा का जो ये बिंदु है, तो यहाँ पर आपको इसको मिलाएंगे तब ये इसका त्रिज्या बन के रेडी होगा। अब ये इसका त्रिज्या बन चुका है, तो इसी त्रिज्या को आपको क्या करना है, इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। इस त्रिज्या की लंबाई को ज्ञात करना है आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये केंद्र है तो इसको वो नाम दे सकते हैं, और इसको बिंदु बी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही आपकी त्रिज्या है तो इसी को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जो चीज़ इस प्रश्न में दिया गया है। दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर जो है ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। उसके बाद ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर ये आपका दिया गया है। और यहाँ पर आपको त्रिज्या जो है ज्ञात करना है, और ये त्रिज्या है क्या, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है आपका स्टूडेंट ओ बी है। तो त्रिज्या ओ बी है, और तो त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके बराबर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज बन चुका है स्टूडेंट, तो हम इस समकोण त्रिभुज में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टूडेंट कर्ण जो है आपका समकोण के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर। उसके बाद लंब आपका स्टूडेंट क्या है, ओ बी है, तो उसको हम लंब कर देते हैं। तो यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर, तो उसके बाद प्लस आधार आपका स्टूडेंट ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 5×25, 5 का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद 16 को इस तरफ लाएंगे तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 25 - 16 हो जाएगा।
उसके बाद स्टूडेंट ओ बी इसका स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। फिर इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो ओ बी बराबर स्टूडेंट आपका अंडर रूट में 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल आपको पता है स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही आपकी त्रिज्या जो है, त्रिज्या ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर आपका ज्ञात हो जाता है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न का उत्तर। इस तरह से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे होंगे स्टूडेंट। इसमें कहा है एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र वो है, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा केंद्र ओ से गुजरती हुई एक रेखा बिंदु बी पर इस प्रकार काटती है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये भी प्रश्न सेम उसी के जैसा है जैसा कि आपका प्रश्न संख्या 3 था। तो प्रश्न संख्या आप लोग जो है 4 देखिएगा। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हम जो है एक वृत्त बनाते हैं और मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या को 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इसमें कहा है वृत्त का केंद्र वो है, तो किस केंद्र वो कर देते हैं, बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, यानी बाहर इसके कोई एक बिंदु ए है, यहाँ पर इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। और इस पर स्पर्श रेखा जो ये खींचा गया है, इसकी लंबाई जो है स्टूडेंट बोला गया है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यानी स्टूडेंट यदि मैं यहाँ पर बिंदु बी मान लेता हूँ तो ए बी का मान जो है 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे इसमें कहा है कि ओ बी का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको बिंदु ये यहाँ पर करना पड़ेगा और बी यहाँ पर करना पड़ेगा, तब आप ओ बी ज्ञात कर पाएंगे। तो ओ बी का मतलब ये आपको ज्ञात करना है। तो ओ बी मतलब आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, चलिए ध्यान से समझते जाइएगा। सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख लिया जाए। यहाँ पर आपका त्रिज्या दिया है, त्रिज्या आपका क्या है, ओ ए। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, मैंने इसको भी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका मान ए बी बराबर आपका 24 सेंटीमीटर दिया है, इसको भी मैंने लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पर आपसे इस भुजा का मान पूछा जा रहा है। देखिए वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या से लंब बनाती है, तो यहाँ पर समकोण बनना चाहिए, तो यहाँ पर समकोण बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको ओ बी का मान ज्ञात करना है, तो ओ बी का बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। और उसके बाद वही त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही सूत्र होता है आपका। अब इसमें हम लोग मान ला करके रख देते हैं। तो कर्ण आपका समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक। यानी जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है किसी भी त्रिभुज के अंदर, तो उस समकोण के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण आपका ओ बी है, ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब आधार आपका क्या है, लंब आपका ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार आपका जो है ये ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें मान रखो, तो ओ बी का मान स्टूडेंट आपको ज्ञात करना है। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ओ ए का मान आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ओ बी बराबर स्टूडेंट, ओ बी का स्क्वायर बराबर 24 से हम 576 होता है, उसके बाद प्लस 7 7 49 हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट ओ बी का स्क्वायर बराबर इसको जोड़ेंगे तो 625, यानी कि ये हो जाएगा 625। और 625 का जब वर्गमूल करेंगे इधर से स्क्वायर हटा करके, इधर जब अंडर रूट लगाएंगे 625 पर, तो ओ बी बराबर आपका 25 25 सही हम 625, यानी इसका मान जो है 25 सेंटीमीटर निकल के आएगा ओ बी का मान। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो है स्टूडेंट 4 सॉल्व करना होगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हल बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
तो आप लोग एक बार देख लें। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे होंगे, पहले किताब में देख लीजिए। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न पिछले की जैसा है, यानी पिछला प्रश्न जैसा है वैसा ही प्रश्न है इसमें। स्टूडेंट इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और मान लेते हैं कि जो है इसकी त्रिज्या जो है स्टूडेंट, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी बाहर जो है इसके कोई 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है। अब एक इस बिंदु को कुछ भी मान सकते हैं, ए भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब दूरी पर बाहर एक बिंदु स्थित है और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाता है। इस बिंदु से, ये जो बाहर एक बिंदु है यहाँ से इस पर कोई एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो कह रहा है इसी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसे केंद्र का नाम ओ दे दो और यहाँ पर इसका नाम बी कर दो, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद वही चीज़ यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। जो चीज़ दिया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद आप जो है इसका मान जो है ज्ञात करना है उसको ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपकी दिया है मान जो है त्रिज्या दिया है, त्रिज्या ओ बी बराबर कितना दिया है, ओ बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद ओ ए बराबर आपका जो है ये कितना 13 सेंटीमीटर दिया गया है, 13 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया। और उसके बाद अब मान लीजिए आपको ए बी का मान ज्ञात करना है, तो इसके बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। आपको पता है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या से होकर लंब बनाती है, तो वहाँ पर समकोण यानी 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज ए ओ बी बन चुका है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी। तो आप क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बार बार आपको बताया जाता है कि आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो आप इसको दिमाग में जो है बैठा लीजिए, बार बार आपको बोलने की आवश्यकता ना पड़े, सुनने की आवश्यकता ना पड़े, आप जबान पर इसको रख लीजिए। अब यहाँ पर आप इसमें मान रखेंगे तो स्टूडेंट्स कर्ण यही होता है, समकोण के सामने वाला भुजा जो होता है। तो ये आपका ओ ए क्या है, आपका कर्ण है, यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब आपका जो क्या है ए बी है, यानी स्पर्श रेखा लंब है, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर वो आपका आधार हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं। तो ओ ए का मान क्या है स्टूडेंट, ओ ए का मान आपका क्या है, ओ ए का मान 13 है। तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो आपको ज्ञात करना है। तो ए बी रहने दीजिए, प्लस ओ बी का मान कितना है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 तरह में 169 होता है। उसके बाद ए बी का स्क्वायर इस तरफ लगा दीजिए, प्लस 55 25 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट क्या कीजिएगा, 25 को इस तरफ ले आइए। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल आपका ये हो जाएगा 169 माइनस का 25। उसके बाद स्टूडेंट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स इस तरफ से, यहाँ पर आप क्या करेंगे 169 में से 25 को घटा दीजिए, तो आपका 144 निकल के आएगा। और उसके बाद इधर से स्क्वायर हटा दीजिए। तो इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट, तो इधर आपका अंडर रूट में 144 हो जाएगा। और आपको पता है कि 144 किसका वर्गमूल है, 12 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई ए बी बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो चुका है, उत्तर हो चुका है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी सल्यूशन समझ में आ चुका है और आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हमने 5 प्रश्न तक आपको पूरा हल बताया है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, और फ़ायदा हुआ है तो आप सभी मित्रों को ज़रूर बताना स्टूडेंट। करते हैं तो इसमें आपका प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो
तथा दूसरा छेदक रेखा हो। तो चलिए हम लोग इसमें रचना करना है तो रचना कर लेते हैं। इसमें आपको कुछ हल नहीं करना है, बस जो चीज़ कहा गया है वही चीज़ यहाँ पर आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले वृत्त ही खींचने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक वृत्त खींच लेते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वृत्त तो सभी लोग आसानी से खींच सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वृत्त खींच लिया। अब इसमें कह रहा है एक दी गई रेखा के समांतर, यानी इसमें से कोई एक रेखा दी गई है, ठीक। तो यहाँ पर एक रेखा मान लेते हैं। अब इसका केंद्र अगर ये है तो इस केंद्र से जो है स्टूडेंट, और इसके केंद्र से हम लोग एक क्या कर लेते हैं, एक लंब डाल देते हैं। तो थोड़ा मैं स्केल की सहायता से ये सारा काम कर लेता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इसके केंद्र से एक लंब जो है इस तरह से खींच दिया। अब उसके बाद ध्यान देना, इसके केंद्र को मैं वो मान लेता हूँ। अब उसके बाद इसमें एक दी गई रेखा है, तो बोला है एक रेखा दी गई है, तो यहाँ से आप एक रेखा इस तरह से जो है दी गई वाला रेखा खींच लीजिए। इस प्रकार से ऐसे आप खींच सकते हैं। अब इसी रेखा के समांतर बोला गया है एक रेखा इस तरह से आप खींचो कि एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। इस तरह से आपको प्रश्न में बोला गया है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यदि आप एक रेखा यहाँ से खींच देते हैं, एक रेखा यहाँ से खींच देते हैं, वैसे आप इसको लंगड़ा प्रकार की मदद से खींचना है। मेरे पास लंगड़ा प्रकार ना होने की वजह से मैं आपको डायरेक्ट इस तरह से बता रहा हूँ। तो ये आपका जो है स्पर्श रेखा हो जाएगा इस तरह से। इसको जब आगे बढ़ा देंगे आप लोग तो ये आपका ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसी रेखा के समांतर एक रेखा आपको इस तरह से खींचना है जो कि आपका क्या होना चाहिए, छेदक रेखा होना चाहिए। यानी वृत्त को दो जगहों पर काटे तो ये आपका छेदक रेखा का काम हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब इसको आप नाम भी दे सकते हैं। सब जगह पर 90 अंश का एंगल बनना चाहिए। इस तरह से सभी जगहों पर इसका 90 अंश का एंगल भी बनना चाहिए। और यहाँ पर इसका नाम भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप इसका नाम ए भी दे सकते हैं, ठीक। और उसके बाद इस रेखा का भी नाम कुछ दे सकते हैं। इस रेखा का नाम आप लोग जो है पी क्यू दे सकते हैं। और इस रेखा का भी कोई नाम दे सकते हैं, तो इस रेखा का नाम आर एस दे सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसके बारे में रचना भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको बनाया है तो इसके बारे में रचना आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो रचना की विधि यहाँ पर हेडिंग कर दीजिएगा, रचना की विधि या रचना के चरण कह सकते हैं, ठीक। तो पहला स्टेप क्या होगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पूरा पॉइंट लिख लिया है जिस प्रकार से हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, रेखा ए बी पर केंद्र बिंदु से लंब खींचा। यानी देखिए ये रेखा ए बी जो है इस ए बी पर यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु ये है, तो इसके केंद्र बिंदु पर हम लोगों ने एक लंब खींचा इस तरह से। सबसे पहले यही काम हम लोगों ने किया है। उसके बाद दूसरा काम हम लोगों ने क्या किया है, त्रिज्या ओपी के मध्य बिंदु पी पर लंब खींचा पी क्यू, है ना। त्रिज्या ओपी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये त्रिज्या ओपी है ना। इस त्रिज्या ओपी पर हम लोगों ने एक पी क्यू रेखा खींचा है, ठीक है, और जो कि स्पर्श रेखा के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दूसरा काम ये किया है। और तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया है, ओपी पर एक बिंदु यम लेकर, है ना, इस बिंदु को हमने अभी नहीं दर्शाया है, यहाँ पर इस बिंदु को एम मान सकते हैं, आप लोग मान सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर यम बिंदु लेकर यम से ओपी पर लंब आर एस खींचा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो ओपी है केंद्र से लेकर वो पी तक, यानी इस पर भी हमने एक लंब रेखा खींचा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको तीसरे पॉइंट में वही चीज़ बताया गया है, और जिसका नाम आर एस दिया गया, ठीक है। और जहाँ पर वो आर एस जो है एक छेदक रेखा का काम कर रहा है। तो जिस तरह से प्रश्न में बोला गया था उस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न को कम्प्लीटली हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। इसमें कहा है संलग्न चित्र में वृत्त टी क्यू टी डैश का केंद्र ओ है, बाह्य बिंदु पी से पी टी और पी टी डैश स्पर्शियाँ खींची गई हैं। यदि यदि कोण, ये कोण बोलेंगे आप लोग, यदि कोण
टी क्यू टी डैश की माप 42 अंश हो तो कोण टी पी टी डैश की माप ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट इसमें जो कोण बन रहा है इसी कोण का माप आपको बताना है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे उसकी प्रोसेस को यहाँ पर लिखते चलना है। देखिए यहाँ पर आप किताब में ये वाला जो चित्र देखे हैं इसको डैश डैश करके मिलाया गया है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर इस चीज़ को हमने मिलाया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओ टी, है ना, जिससे वो और टी, और ओ टी डैश, यहाँ पर इन दोनों को मिलाया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ओ टी वा ओ टी डैश, है ना। इस चीज़ को आप यही कहेंगे, इसको क्या किया, इसको भैया मिलाया गया है, या मिलाइए कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले इसको क्या किया है, मिलाया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ध्यान यहाँ पर आपको ये देना है कि यहाँ पर जो कोड है, कोड टी ओ टी डैश, यहाँ पर आप ध्यान देंगे टी ओ टी डैश, यहाँ पर टी ओ टी डैश कहाँ पर बन रहा है, टी ओ टी डैश, यानी इस कोड की बात कर रहा है। ये कोड जो है आपका, ये कोड स्टूडेंट यहाँ पर किसके बराबर होगा, ये कोड आपका बराबर होगा कोड टू टी क्यू टी डैश, इसके बराबर होगा। अच्छा कैसे बराबर होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये वाला कोड जो है स्टूडेंट ये परिधि पर बना कोड है, ठीक, और ये कोड जो बन रहा है ये केंद्र पर बना कोड है। तो आपको पता है स्टूडेंट कि जो है केंद्र पर बना कोड परिधि के कोड का दूना होता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि चूँकि केंद्र पर बना कोड, केंद्र पर बना वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोड परिधि पर बने कोड का दूना होता है, बने कोड का दुगना होता है, दुगना। आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा। अच्छा अब उसके बाद तो हम लिख क्या सकते हैं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे और कोण टी क्यू टी डैश, टी क्यू टी डैश का मान कितना है, 42 अंश है। टी क्यू टी डैश इसका मान कितना है, 42 अंश है। तो यहाँ पर 42 मैंने लिखा, और उसके बाद जब मैं इसको हल करूँगा तो 42 दूना आपका कितना होगा, 84 अंश, यानी इस कोड का मान आपका 84 अंश निकल के आएगा स्टूडेंट, ठीक, कितना आएगा, 84 अंश निकल के आएगा। लेकिन आपको ज्ञात कौन सा कोड करना है ये भी ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर ये वाला कोड आपका दिया गया था 42 अंश को आपको ज्ञात करना है कोड टी पी टी डैश, यानी कोड टी पी टी डैश, यानी इस कोड का मान आपको ज्ञात करना है। तो अभी तो आपका वो कोड ज्ञात नहीं हो पाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग उस कोड को ज्ञात करते हैं। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये वाला तो कोड ज्ञात हो गया है, लेकिन अब आपको पहले ये वाला कोड भी पता होना चाहिए, तभी आप सारा चीज़ डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कोड स्टूडेंट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पर आपको पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है और जो उसकी स्पर्श रेखा होती है ये आपस में 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर आप उसको भी दर्शा सकते हैं, क्या दर्शा सकते हैं, कोण, कौन सा कोड, कोड ओ टी पी, कोड ओ टी पी बराबर स्टूडेंट आपका बराबर है कोड ओ टी डैश पी के, ओ टी डैश पी के, यानी कि स्टूडेंट ये वाला कोड ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोड ओ टी पी यानी ओ टी पी, यानी जहाँ पर वर्ड बीच में होता है वहीं पर कोड बनता है। ये वाला कोड बराबर है ओ टी डैश पी के, यानी ये कोड इस कोड के बराबर है, और ये दोनों कितना अंश का होंगे, 90 अंश का होंगे, ठीक है। अच्छा और क्यों बराबर है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण
के बीच बना कोण है, इसलिए आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब आप इस कोण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। आपको पता है, जैसे देखिए यहाँ पर आपका ये सब आपस में मिलकर एक चतुर्भुज बना रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, जिसमें से आपका इस कोण का जो मान आया है वो 84 अंश आया है। कितना आया? इस कोण का मान 84 अंश आया है। और आपको पता है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि सामने सामने का कोण का मान जो है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आप उसी आधार पे आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, आप लोग कैसे निकालोगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से बोलोगे कि कोण, यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं टी और टी डैश, टी और टी डैश, इस कोण का मान प्लस इस कोण का मान टी पी टी डैश, इन दोनों का मान कितना होगा? 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अब यहाँ पर हम लोग मान रखते हैं तो हमारा वो कोण निकल जाएगा। तो अब हम लोग मान रख लेते हैं। तो चूँकि मान कौन सा रखेंगे, तो यहाँ पर टी और टी डैश का मान रखेंगे। तो कोण टी पी टी डैश प्लस कोण टी और टी डैश का मान कितना दिया है? टी और टी डैश का मान यहाँ पर आपका 84 अंश आया है। तो यहाँ पर आप 84 अंश लिख सकते हैं। उसके बाद बराबर 180 अंश है तो 180 अंश। उसके बाद कोण टी पी टी डैश बराबर 84 को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 माइनस का 84 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट कोण टी पी टी डैश बराबर 180 में से यदि आप 84 अंश घटा देंगे स्टूडेंट, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? आपका 96 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो 96 अंश हो जाएगा, 96 अंश। तो यही इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से, इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे तो फिर आपका राइट और करेक्ट आंसर माना जाएगा। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का हल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। इसमें कहा गया है संलग्न चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, यानी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये वो जो है आपका वृत्त का केंद्र है और टी पी क्यू स्पर्श रेखा है। यदि कोण आर पी क्यू बराबर 50 अंश हो, है ना। अब आर पी क्यू कहाँ है? आर पी क्यू, ये कोण 50 अंश है। तो कोण पी एस आर का मान ज्ञात कीजिए। कोण पी एस आर कहाँ पर है? आप देख सकते हैं कोण पी एस आर, यानी इस वाले कोण का आपको मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, ध्यान से समझ जाइएगा स्टूडेंट। यहाँ पर आपको कुछ भी हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांतिक क्वेश्चन है। आप लोग बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि एकांतर वृत्तखंडों के कोण बराबर होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर किस तरह से बराबर हो सकते हैं? यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये और ये आपस में एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, तो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको यही सिद्धांत के आधार पर इस कोण का मान निकालना है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं एकांतर वृत्तखंडों के कोण बराबर होते हैं। एकांतर वृत्तखंडों के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आपको पता है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोण जो है, कौन सा कोण? कोण पी एस आर, कोण पी एस आर बराबर होगा कोण आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। और ये कोण है कितना? आपका 50 अंश है। तो यहाँ पर 50 अंश आपको लिखा जाएगा। तो बस केवल आप इतना काम कर देंगे तो ये प्रश्न का हल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना है, आपको इतना ही सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है संलग्न चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, स्पर्श रेखा एस टी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यदि कोण पी आर क्यू बराबर 120 अंश है तो कोण क्यू पी टी की माप ज्ञात कीजिए। अब कोण क्यू पी टी कहाँ पर बन रहा है? कोण क्यू
पी टी, यानी इस वाले कोड का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से लागू करेंगे चक्रीय चतुर्भुज का नियम। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप पहले ध्यान दीजिए किस किस का कोड लागू करेंगे। कोड पी पी के क्यू, कोड पी के क्यू प्लस कोड पी आर क्यू, पी आर क्यू। ध्यान से समझिए, कोड पी के क्यू कहाँ पर है, पी के क्यू, यानी ये वाला कोड, उसके बाद प्लस कोड पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी ये दोनों, इन दोनों के कोडों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, क्योंकि चतुर्भुज के सम्मुख कोड आपस में संपूरक होते हैं, यानी आमने सामने कोडों का योग जो है 180 अंश होना चाहिए। चतुर्भुज का यह नियम होता है। अब इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मान ला करके रखते हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के कोण हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पी आर क्यू जो है, यहाँ पर आप पूरा डिनोट कर सकते हैं कि पी आर क्यू के जो है क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और उसके बाद अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर इनका मान जो है रख सकते हैं आप लोग, कोड पी के क्यू प्लस इस कोड का मान कितना दिया गया है, इस कोड का मान 120 अंश दिया गया है। चित्र में भी देख सकते हैं और यहाँ पर आप प्रश्न में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस मान को मैं यहाँ पे लाकर रख देता हूँ, तो 120 अंश बराबर में 180 अंश, 180 अंश लिखा जाएगा। फिर इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो कोड पी के क्यू बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा 180 अंश माइनस का 120 अंश। उसके बाद कोड पी के क्यू बराबर 180 में से 120 अंश घटाया जाएगा आपका, तो कितना आएगा स्टूडेंट, आप लोग बताएं। कहीं कहीं पर तो कमेंट ज़रूर कीजिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका 60 अंश निकल के आएगा, 60 अंश यहाँ पर उस कोड का आंसर होगा। और तो अब देखिए, जब आपका इस कोड का मान ज्ञात हो चुका है, कोड पी के क्यू यानी पी के क्यू, ये कोड आपका ज्ञात हो चुका है, ये आया है 60 अंश। तो आप इस कोड को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोड क्यू पी टी, कोड क्यू पी टी, यानी इस कोड को अब आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इसमें यही चीज़ लागू कर देंगे कि यहाँ पर दोनों आपस में एकांतर कोड बना रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि कोड क्यू पी टी बराबर कोड पी के क्यू। स्टूडेंट, ये दोनों कोड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर एकांतर वृत्तखंड का कोड है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूंकि एकांतर वृत्तखंड का कोड है, एकांतर वृत्तखंड का कोड है, ये चीज़ आप बता सकते हैं स्टूडेंट। अच्छा, और इनका मान कितना होगा, तो इन दोनों का मान भी 60 अंश ही होगा। कोड पी के क्यू है ना, देखिए कोड पी के क्यू, देखिए ये कोड स्टूडेंट, ये कोड और ये कोड आपस में एकांतर हैं। कैसे एकांतर है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक रेखा आपका इस तरह से गया, ठीक, और एक रेखा आपका इस तरह से आया, समझ रहे हैं, और एक रेखा आपका इस तरह से गया। तो जितना कोड ये वाला होगा उतना कोड यहाँ पर जो बनेगा ये भी आपस में होगा, तो इसलिए ये दोनों कोड आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 9 को जो है इस तरह से सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, आपका इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्व होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया संलग्न चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, स्पर्श रेखा टी डैश वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है तथा P ए वृत्त की एक जीवा है। यदि POA बराबर 130 अंश तो कोण APT की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कोण यहाँ पर APT कहाँ पर बन रहा है, कोण APT, कोण ये PT, यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है।
इस वाले कोड का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग इस कोड का मान निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज लागू करते हैं। त्रिभुज कौन सा लागू करते हैं? त्रिभुज ए ओ पी में। अब आप लोग देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ पी यहाँ पर बन रहा है, यही त्रिभुज लिया गया है और इस त्रिभुज में एक कोण का मान दिया गया है, कोण ए ओ पी। कोण ए ओ पी यानी आप ए ओ पी का हो चाहे पी ओ पी का हो, बात एक ही है। इसका मान दिया है 130 अंश, ठीक है। यानी आप ऐसा मत समझिए कोण पी ओ ए का हो या ए ओ पी का हो, एक ही बात है। या करके आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, भैया डाउट मत रखना किसी चीज़ को लेकर के। कोण पी ओ ए बराबर 130 अंश। आप चाहे ए ओ पी लिखो चाहे पी ओ ए लिखो, बात एक ही है। 130 अंश है, 130 अंश हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये दोनों कोण जो होगा आपस में, कौन कौन सा कोण? आपका कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए, ओ कोण ओ पी ए यानी कोण ओ पी ए, ये वाला कोण जो होगा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा आपका कौन सा कोण? कोण ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए यानी इतने की बात किया जा रहा है, इतने की बात किया जा रहा है। प्लस कोण जो है आपका कौन? दूसरा कोण ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी कहाँ पर है? ओ ए पी यानी इस कोण का मान बात कर रहा है। तो स्टूडेंट इन दोनों कोणों का मान जो होगा वो 180 अंश होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। तो देखिए आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 180 अंश ही तो आपको चाहिए, तो 130 आपका ये है। तो ये दोनों कोण कितना होगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों कोणों का मान निकालेंगे आप लोग और इन दोनों कोण का मान कैसे आप निकालेंगे? तो ध्यान से समझिए। कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ ए पी बराबर, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर मैंने 180 अंश लिखा, उसके बाद माइनस, और इसमें से एक कोण का मान आपका दिया है 130 अंश। तो यहाँ पर 130 घटाया जाएगा। तो 180 में से 130 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 50 अंश निकल के आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 50 अंश जो निकल के आया है वो ये दोनों कोण का योग आया है 50 अंश। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर आपको इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो इन दोनों का मान कितना होगा? 25-25 अंश निकल के आएगा। अब ये आप कैसे निकालेंगे 25-25 अंश? मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हैं चूँकि OP बराबर OA, OP बराबर OA, जितना आपका ये रेखा है उतना ये भी है, और ये आपकी क्या है? ये आपकी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में जो कोण बनाएंगे वो बराबर बराबर कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कोण ओ पी ए बराबर कोण स्टूडेंट कौन सा? ओ ए पी बराबर कह सकते हैं आप, ठीक है। और कैसे निकालेंगे? यदि आप एक कोण का मान निकालेंगे तो कोण, ध्यान दीजिए, कोण ओ पी ए यदि आप किसी भी एक कोण का मान निकालेंगे तो आप 50 का आधा कर दीजिए, यानी आपका 25 अंश निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला कोण जो आपका वो 25 अंश निकल के आ चुका है स्टूडेंट। कौन सा? ओ पी ए, ये वाला कोण आपका जो है ओ पी ए, यानी ये वाला कोण आपका 25 अंश निकल के आया है। और 25 अंश आपका ये वाला भी कोण होगा, उतना आपका वो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक कोण तो ज्ञात हो चुका है। अब आपको जो वाला कोण ज्ञात करना है उस कोण को आप क्या करेंगे? ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं सैद्धांतिक तौर पर उसको भी ज्ञात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप सैद्धांतिक तौर पे कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि यहाँ पर सारा चीज़ आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
PT डैश, यहाँ पर आप देख सकते हैं PT डैश जो है, PT डैश ये क्या है आपका? PT डैश वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्शी है, यानी स्पर्श रेखा है, कह सकते हैं स्पर्श रेखा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर PT डैश जो है, PT डैश बिंदु P पर इस वृत्त के लिए क्या है? ये स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा है, और जब ये स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो OP रेखा है, OP रेखा पर लंब हो जाएगा PT। क्या हो जाएगा? PT। कैसे? ध्यान दीजिए, OP रेखा, ध्यान दीजिए, OP रेखा लंब है किस रेखा पर? PT रेखा पर लंब है। और जब ये लंब है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका कोण OPT जो है, चूंकि कोण OPT बराबर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा भैया। OPT कहाँ पर है? कोण OPT आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट। अब ध्यान से समझिएगा, तो चूंकि यहाँ पर कोण OPA, उसके बाद प्लस कोण APT स्टूडेंट, इनका मान कितना होगा? 90 अंश हो जाएगा। कोण OPA यानी ये वाला कोण प्लस उसके बाद कोण APT यानी इनका मान, ये स्टूडेंट कितना बनाएंगे? 90 अंश बनाएंगे। अब इनका मान ला करके रखते हैं, तो कोण OPA का मान कितना आया? 25 अंश आया है। तो यहाँ पर इसका मान 25 अंश रख दीजिए। 25 प्लस कोण APT बराबर 90 अंश। इसको इस तरफ लाइए, तो कोण APT बराबर 90 माइनस 25। उसके बाद स्टूडेंट कोण APT बराबर 90 में से 25 घटा दीजिए, तो आपका 65 अंश निकल के आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा? आपका 65 अंश निकल के आएगा, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो इस आधार पे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक प्रश्न का हल बहुत बड़ा ना हो, और आपको छोटे से तरीके से आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया जाए, ताकि आप ज़्यादा, अगर मैं विस्तार करता हूं तो आपको समझने में भी दिक्कत होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सिंपल तरीके से उसका हल कर दिया जाए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सॉल्व बताया। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसमें कहा गया है संलग्न चित्र में वो वृत्त का केंद्र है, यानी कि दिए गए चित्र में वो वृत्त का केंद्र है। वो वृत्त केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा ABP है। वृत्त की जीवा PQ बिंदु P पर स्पर्श रेखा ABP के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। कोण POQ तथा लघु वृत्तखंड के कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो इन सब कोणों की माप आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करना प्रारंभ करते हैं स्टूडेंट। बस आप लोग ध्यान से समझते जाएं एक एक प्रश्न को। तो देखिए, एक साथ पहले हमें अलग अलग कोणों को ज्ञात करना होता है, ठीक। और जब हमें कुछ कोण ज्ञात हो जाते हैं तो उसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो कोण हमें ज्ञात करना होता है उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चित्र में देखते हुए दो कोण को बराबर दिखाएंगे। नंबर 1, पहला कोण PCQ, कोण PCQ बराबर है किस कोण के? कोण QPB के। अब ध्यान देना कि ये कोण कहाँ पर बन रहा है। तो कोण PCQ यानी PCQ इस कोण की बात किया जा रहा है, और ये कोण किसके बराबर है? कोण QPB के, यानी QPB के, यानी यहाँ के कोण वाले के बराबर है,
ठीक है स्टूडेंट, यानी 60 अंश ये है तो 60 अंश ये भी होगा। और ये क्यों होगा स्टूडेंट, इसका कारण है, ध्यान दीजिए, इस वाले कोण के, ये वाला कोण एकांतर कोण है। एकांतर वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आप दर्शा भी सकते हैं कि एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। ये चीज़ आप यहाँ पर दर्शा दीजिए ताकि आपको उस बात का संशय ना रहे। अच्छा, यहाँ पर ये कितना है तो 60 अंश भी होगा, ये भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक, यानी दोनों कोण 60 अंश हैं। अब उसके बाद फिर आगे क्या कीजिएगा भैया, आगे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप कोण पी ओ क्यू बराबर कह सकते हैं, पी ओ क्यू बराबर क्या कह सकते हैं, 2 कोण पी सी क्यू, कोण पी सी क्यू। यानी पी ओ क्यू कहाँ पर है, पी ओ क्यू, ये कोण स्टूडेंट दुगना होगा किस कोण के, कोण पी सी क्यू के, पी सी क्यू के। यानी ये कोण स्टूडेंट इस कोण का आधा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परिध पर बना कोण है और ये केंद्र पर बना कोण है। तो आपको ये वाला प्रमेय पता है कि केंद्र पर बना कोण परिध के कोण का क्या होता है, दूना होता है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, चूँकि केंद्र पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर है ना, वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए मैंने यह चीज़ को लिखा है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब इनका मान रख दो तो कोण पी ओ क्यू आपका ज्ञात हो जाएगा। पी ओ क्यू बराबर 2 गुणे, और कोण पी सी क्यू कितना है, कोण पी सी क्यू यहाँ 60 अंश है तो यहाँ पर 60 अंश लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आपका कोण पी ओ क्यू बराबर 60 गुना 120, यानी कोण पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण आपका 60 अंश ज्ञात होके आ जाएगा। कितना स्टूडेंट, 60 अंश, आप 120 अंश ज्ञात होके आएगा। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका दूसरा भी कोण ज्ञात हो चुका है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पुनः यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। यहाँ पर यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो अब यहाँ पर आप चक्रीय चतुर्भुज का नियम लागू करेंगे। तो यहाँ पर लागू करते हैं, पुनः चक्रीय चतुर्भुज पी एस क्यू सी में, यहाँ पर देख सकते हैं पी एस क्यू सी में यही चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, आमने सामने के कोण बराबर 180 अंश जोड़ के निकालेंगे। तो कोण पी एस क्यू प्लस उसके बाद कोण पी सी क्यू बराबर 180 अंश बराबर, ध्यान दीजिए, पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू ये वाला कोण प्लस उसके बाद कोण पी सी क्यू, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब कि आमने सामने कोणों का योग अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पर 180 अंश होना चाहिए। ये भी एक प्रमेय होता है, तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर कोण पी एस क्यू प्लस कोण पी सी क्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण पी सी क्यू बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पर उसका मान रख दीजिए 60 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण पी एस क्यू बराबर 60 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण पी एस क्यू बराबर 180 में से 60 को घटाएंगे तो 120 अंश निकल के आएगा। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। यही चीज़ इसको मैं आपको ज्ञात भी करना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा
और एक आंसर आपका ये भी हो जाएगा। यही दोनों चीज़ इस प्रश्न में हम लोग को ज्ञात करना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 हल हो चुका है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे आप लोग। इसमें क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, चित्र में वो वृत्त का केंद्र है और एटी वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि कोण बी एटी बराबर 60 अंश तो एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट कैसे आप लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिए। तो पहले हम इसमें कुछ कोण को बराबर दिखाएंगे ताकि हमें कुछ कोण ज्ञात हो सके। तो हम कौन सा कोण दिखाएंगे? कोण बी ए टी। ध्यान दीजिए, चित्र में देखिए, कोण बी ए टी। कोण बी ए टी बराबर है किस वाले कोण के? कोण ए सी बी के। ए सी बी के। अब ध्यान दीजिए, कोण बी ए टी कहाँ है? कोण बी ए और टी, यानी ये इस वाले कोण की बात हो रही है, ये वाला कोण स्टूडेंट। और बराबर है किस वाले कोण के? कोण ए सी बी के। ए सी बी के, इस वाले कोण के। अच्छा, ये कोण क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये स्टूडेंट एकांतर कोण हैं। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। यहाँ पर मैंने इसको भी दर्शा दिया। तो अब कोण ए सी बी, ध्यान दीजिएगा, कोण ए सी बी, ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर यक्स अंश। ए सी बी, यहाँ पर इसको यक्स अंश माना गया है। और ये कोण जितना ये 60 अंश है उतना भी वो भी होगा। तो यहाँ पर मैंने उसको 60 अंश लिख लिया है। तो स्टूडेंट एक आंसर तो आपका ये हो गया, यक्स अंश वाला तो पहला आपका ज्ञात हो चुका। अभी आपको वाई और जेड का भी मान ज्ञात करना है। तो अब उसको कैसे ज्ञात करोगे? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये रूल लगाते हैं कि आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण परिध के कोण का दोना होता है। जैसे ये परिध पर बना कोण है और यहाँ पर जो कोण बनेगा ये केंद्र पर बन रहा है। तो आपको पता है कि केंद्र पर बना कोण परिध कोण का क्या होता है? दुगना होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग वही रूल लगाएंगे कि चूँकि केंद्र पर बना कोण, तो मैंने यहाँ पर उस चीज़ को, स्टेटमेंट को लिख दिया है। और उस स्टेटमेंट के अनुसार मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर चित्र में कोण ए ओ बी लेता हूँ। कोण ए ओ बी जो है आपका, ए ओ बी, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, यानी ए वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये केंद्र पर बना कोण है, बराबर होगा किसके? 2 गुणे कोण ए सी बी के। ए सी बी के, यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, तो कोण ए सी बी, अब इसका हम लोग क्या करेंगे? तो यदि ये मैं यहाँ पर ए ओ बी का मान ज्ञात करना चाहूँ तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणे कोण ए सी बी का मान कितना है? कोण ए सी बी बराबर एक्स अंश है। तो यहाँ पर एक्स अंश लिख देता हूँ। उसके बाद कोण ए ओ बी बराबर, चूँकि 2 गुणे और एक्स अंश का मान कितना है? 60 अंश आया है। तो यहाँ पर 60 अंश लिख दूंगा। तो कोण ए ओ बी, और कोण ए ओ बी ध्यान दीजिए, कोण ए ओ बी इसको वाई अंश माना गया है। तो यहाँ पर आप वाई ही लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर वाई ही लिखिएगा। तो वाई बराबर 60 दूना 120 अंश निकल के आएगा। तो यहाँ पर इसका मान 120 अंश हो जाएगा, यानी आपका 2 कोण ज्ञात हो चुका है, वाई का मान भी ज्ञात हो चुका है। अब आपको जेड का मान ज्ञात करना है। तो जेड का मान कैसे आप लोग ज्ञात करोगे? चलो ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर स्टूडेंट हम ध्यान दीजिए क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। तो देखिए, त्रिभुज ओ ए बी में हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? ओ ए बराबर ओ बी होगा। पहले आप त्रिज्या को बराबर दिखाएंगे, क्योंकि ओ ए, ध्यान दीजिए, ओ ए बराबर ओ बी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है।
तो वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होंगी। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तो चूंकि जब ये त्रिज्याएं बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए के, ओ बी ए के, यानी कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी के, यानी ये वाला कोण बराबर है किसके? कोण ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक, तो यानी और इनको माना क्या गया है? जेड अंश माना गया है, तो इनको जेड ही मान के चलें आप लोग। ठीक, अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगाएंगे। चूँकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर 180 अंश वाला रूल लागू करके इनका मान निकाल लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सा कोण रखेंगे। चूँकि कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, उसके बाद प्लस कोण ए ओ बी है ना स्टूडेंट, और बराबर तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चूँकि ध्यान दीजिए कोण ओ ए बी और ओ बी ए इनको जेड अंश माना गया है, यानी ये और ये जेड मान के चला गया है। तो यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे भी जेड लिखा जाएगा, प्लस कोण ए ओ बी का मान जो आप लोग निकाले हैं यहाँ पर देखिए, कोण ए ओ बी बराबर 120 अंश आया है, तो यहाँ पर 120 अंश लिखेंगे, बराबर 180 अंश है तो 180 अंश लिखा जाएगा। ये बातें आपको क्लियर हैं। उसके बाद यहाँ पर जेड जोड़ा जाएगा तो 2z हो जाएगा, प्लस उसके बाद 120 अंश बराबर 180 अंश है। 2z बराबर 120 को इस तरफ लाएंगे तो 180 माइनस का 120 हो जाएगा। तो 2z बराबर 180 में से 20 घटाएंगे तो 60 अंश आ जाएगा। फिर उसके बाद z बराबर 2 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा तो 60/2, और इसको काटेंगे तो z बराबर आपका 30 अंश निकल के आएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ये कोड भी आपका ज्ञात हो चुका है। इस आधार पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 भी समझ में आ चुका है। इस प्रकार से इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो देखिए एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में थोड़ा सा आप लोग को कुछ बता दूं कि यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक जो भी क्वेश्चन है इसमें ये प्रश्न हल नहीं करना है, इनको आपको सत्य असत्य बताना है, लेकिन उसको अपना उत्तर का कारण भी देना होगा कि आप किस आधार पे सत्य असत्य कह रहे हैं, उसका कारण भी दीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों को कारण के साथ सत्य असत्य को जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें कह रहा है किसी बाहरी बिंदु P से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव उसकी त्रिज्या से बड़ी होती है। तो ऐसे तो आप इसको बता सकते हैं। तो आप इसके उत्तर का स्टेटमेंट देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर, यानी ये कोई स्टूडेंट एक वृत्त है और इसके बाहरी बिंदु कहीं से भी जो है उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इस वृत्त की त्रिज्या से बड़ी भी हो सकती है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, अगर त्रिज्या यह है तो इस त्रिज्या से कोई भी स्पर्श रेखा अगर हम बाहरी बिंदु से खींचते हैं तो वो उससे सदैव बड़ी भी हो सकता है और नहीं भी, अर्थात सदैव बड़ी नहीं होती है, कभी कभी ऐसा होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं यह कथन जो है असत्य होगा, क्योंकि बड़ा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर 100% आप जो है एक राइट आंसर इसका नहीं होगा, इसलिए कथन असत्य हो जाता है। आप इसके बारे में लिख दीजिएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दीजिए। इसमें कहा केंद्र वो वाले वृत्त पर किसी बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा
की लंबाई OP से सदैव छोटी होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चित्र बनाइए और उस चित्र के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये आपका कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र वो है, ठीक है। उसके बाद इसके एक बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा खींच देना है आपको। ये स्पर्श रेखा हो गया और उसके बाद इसको मिलाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको डैश डैश से मिलाएंगे स्पर्श रेखा जहाँ पर ये स्पर्श करती है। अब इसको बिंदु P मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं। और आपको पता है वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या चीज़ें बताना है। स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव OP से छोटी होती है, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव इस वाले रेखा से छोटी होगी जो केंद्र से होकर जाती है। यही चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहाँ पर OT जो है ये लंब है किस पर, PT पर। ध्यान दीजिए, OT कहाँ पर है, ये OT है और OT लंब है किस पर, इस PT रेखा पर। इसको हमें दर्शाना होगा। और आपको पता है कि त्रिभुज OTP, ध्यान दीजिए, त्रिभुज OTP, इसमें स्टूडेंट OTP जो है एक समकोण त्रिभुज बनाता है, एक समकोण, क्योंकि इसमें एक 90 अंश का कोण बनता है। एक समकोण त्रिभुज बनता है या बनता है जिसमें जो है कोण OTP बराबर कितना होगा, 90 अंश। OTP ये आपका यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और लंब है इसलिए 90 अंश का बनेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। अच्छा, चूंकि अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। और आपको पता है कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जब ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। तो आपको पता है कि सदैव OP से ये सदैव क्या होगा, छोटा ही होगा। मान सकते हैं इस बात को भैया। जब आपको पता है कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज के शेष दो भुजाओं से सदैव बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि OP से सदैव ये वाली भुजा, स्पर्श रेखा वाली भुजा क्या होगी, सदैव छोटा होगा। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं से कर्ण हमेशा बड़ा होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यानी जब ये बड़ा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि OP इज ग्रेटर देन किसके, PT के। यानी OP बड़ा है इस PT रेखा के, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि PT छोटा है किससे, OP के। तो यानी कुल मिलाकर वो चीज़ बड़ा सिद्ध हो गया। तो अतः दिया गया कथन क्या होगा, सत्य होगा। अतः दिया गया कथन सत्य है। तो यहाँ से आपका ये प्रश्न का हल क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, यदि एक दिए गए रेखाखंड PQ को कई वृत्त बिंदु A पर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 का सलूशन थोड़ा काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में है।
तो इसलिए इस प्रश्न को मैं आपको चित्र के माध्यम से जो है दिखा देता हूँ। आप उस चित्र को बना सकते हैं और उस चित्र के अकॉर्डिंग आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका चित्र का कहने का मतलब चित्र में यही इस तरह से बनेगा। और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि यदि एक रेखाखंड PQ, यानी ये रेखाखंड PQ है, एक रेखाखंड PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं, तो ये कथन स्टूडेंट 100% सही नहीं होता है, इसलिए इस कथन को गलत माना जाएगा, यानी कथन असत्य हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसमें केवल इतना ही काम कर लीजिएगा। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 16 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, यदि कई वृत्त एक रेखाखंड PQ के अनंत बिंदुओं P और Q से होकर जाते हैं, तो उनके केंद्र PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित होंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका कथन सत्य है। यहाँ पर आप जो है इस चित्र को पहले बनाते हैं। देखिए, ये एक कोई रेखाखंड है जिसका नाम PQ दिया जाता है, ठीक है। अब इसके स्टूडेंट इस रेखाखंड के अंत बिंदु से कई वृत्त होकर जाते हैं, ठीक। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये रेखाखंड है। अब यहाँ से इससे कोई एक वृत्त इस प्रकार से होकर जाती है, यानी एक वृत्त कोई इस प्रकार से बनाती है, एक बनता है, और एक वृत्त कुछ इस प्रकार से बनता है। इसको P मान के चलना, और आप लोग वृत्त की साइज बराबर रखना, हमसे छोटा बड़ा बन चुका है, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इन सब का लंब समद्विभाजक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, यानी कि इनका सबका लंब समद्विभाजक क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब आप बात समझे कि नहीं समझे? यदि इसका केंद्र C2 और इसका केंद्र स्टूडेंट C1 कर लिया जाए, तो इन दोनों वृत्त का लंब समद्विभाजक सेम होगा, एक ही लंब समद्विभाजक पर ये स्थित होंगे। तो यहाँ पर ये कथन जो है सत्य होगा। यहाँ पर आप लिख देना लास्ट में कि अतः दिया गया कथन सत्य है। तो इस तरह से बस केवल आपको इस प्रश्न में यही काम करना होगा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 16 तक सवाल बताया गया। आशा करते हैं आपको सारा हल मिल चुका है। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।